नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियाँ किस आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। हमने पिछले वीडियो में यह भी पढ़ा था कि हमने विज्ञान को परिभाषित किया था, विज्ञान किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, विज्ञान के कितने भाग होते हैं और विज्ञान को अलग अलग भागों में किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और हमारे लिए क्या उपयोगी है, यह सब हमने पढ़ा था। आज हम उसी वीडियो के उसी भाग को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, यह हमने उस दिन पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ, एक प्रकार होता है सदिश राशियाँ, सदिश, और दूसरा प्रकार है अदिश, सदिश और अदिश। इसे हम बोल सकते हैं वेक्टर और इसे बोलते हैं स्केलर। देखिए, वेक्टर अर्थात सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। दोनों चीज़ें कौन सी? जिस आधार पर हमने यह बताया था कि ये दो प्रकार की होती हैं भौतिक राशियाँ, सदिश और अदिश। हमने इसका आधार क्या बनाया था? हमने इसका आधार यह बनाया था कि यदि किसी वस्तु यदि किसी राशि के लिए दिशा का मान आवश्यक हो तो वह सदिश राशि होगी। और सदिश है, इसका मतलब इसमें क्या आवश्यक होगी? दिशा, दिशा और दिशा के साथ साथ परिमाण। और अदिश राशि है, इसका मतलब इसमें क्या आवश्यक होगा? केवल परिमाण, केवल परिमाण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियां हैं। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ अर्थात उस राशि का इंगित करने के लिए ना केवल परिमाण की बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने एक उदाहरण लिखा था कि मैं 100 मीटर चला। ठीक है, इसी वाक्य को थोड़ा सा संशोधित करके लिखा जाए तो हमने यह लिखा था कि मैं 100 मीटर उत्तर में चला या फिर उत्तर दिशा में चला। ठीक है, तो 100 मीटर चला और 100 मीटर उत्तर दिशा में चला। ये क्या है? ये इसमें एक दिशा है। अर्थात अब हमें यहाँ पर दिशा तो ये है ही है और इसमें ये क्या है? इसका परिणाम। तो इसमें इस वाक्य में हमें दिशा और परिणाम दोनों चीज़ें मिल रही हैं, जबकि इस ऊपर वाले वाक्य में हमें केवल और केवल क्या मिल रहा है? परिणाम मिल रहा है। अर्थात इससे जो भौतिक राशि निकल कर सामने आती है वह होगी अदिश राशि और इससे जो भौतिक राशि जो निकल कर सामने आएगी वह क्या होगी? सदिश राशि। ठीक है, इस प्रकार से हम विभिन्न भौतिक राशियों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ राशियों को हम सदिश राशि की संज्ञा देंगे जिनमें बताने के लिए दिशा आवश्यक होती होगी और कुछ राशियों के लिए हम अदिश राशि का सहारा लेंगे। अब हम सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ होती कौन कौन सी हैं? जैसे कि विस्थापन और वेग। हम इन दोनों में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। जैसे कि यदि है कोई स्थान A है और यह स्थान B है। ठीक है, एक स्थान A है और एक स्थान B है। देखिए, अब इन A से B तक सीधा जाने में कितना जो स्थल है वह तय करना पड़ता है या फिर A से अनेक रास्तों के द्वारा B तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की गई। अब देखिए, A से सीधा B तक गए, ये दोनों के बीच की क्या है? सीधी दूरी है। अब इससे कम या इससे छोटा कोई भी पथ नहीं हो सकता है। जब इससे छोटा कोई भी पथ नहीं होगा तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? यह इन दोनों के मध्य क्या है? एक विस्थापन है। ठीक है, तो विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, इसमें इन दोनों में क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। A से B तक ये विस्थापन है और ये जो कोई भी पथ है जैसे ये C, D या फिर E अर्थात A, C, D, E, B, ये एक अलग पथ है और नीचे वाला एक अलग पथ है जिसे हम बोल सकते हैं P, Q, R और इस प्रकार से P, Q, R, B। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक अलग पथ है और यह क्या होगा? यह हमें दूरी बताएगा। हालांकि इन तीनों में यदि हम मान के आधार पर देखें तो A और B की ये जो सीधी दूरी है यह क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। हालांकि ये विस्थापन है और यह जो इस विस्थापन के अलावा जो अन्य जो भी मार्ग हैं उनके द्वारा जितनी दूरी तय की गई है वह क्या कहलाएगी,
दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो यह विस्थापन है और यह है दूरी है। अब देखिए ज़रा, इस A और B, A से हमने सीधी दूरी को बोला, तो ये B A के एकदम साइड में है और इसकी सीधी दूरी के लिए हमने एक निश्चित दिशा का यहाँ पर एक निश्चित दिशा का पालन किया है। इन दोनों पथों में किसी प्रकार से कोई दिशा का पालन नहीं किया गया है। इसमें दिशा क्या है, कौन सी दिशा है, इसके लिए हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हम यदि यह बोलें कि यह दूरी 100 मीटर है और यह दूरी 450 मीटर है, यह दूरी 180 मीटर है। ठीक है, तो अब इसमें से विस्थापन कौन सा होगा और दूरी कौन सी होगी? सबसे कम जो दूरी होगी वह विस्थापन के बराबर होगी, और कम होगी इसका मतलब वह क्या होगी? हमेशा सीधी दूरी होगी, और सीधी दूरी होगी अर्थात उसमें एक निश्चित दिशा होगी। तो हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि यह जो विस्थापन है यह किसके लिए है? इस विस्थापन से क्या होगा? इस विस्थापन से हमें एक दिशा का ज्ञान होगा, एक निश्चित दिशा का मान परिकलित हो सकता है। अर्थात अब हम यह बोल सकते हैं कि A और B एक सीधी रेखा में है और दोनों के मध्य की दूरी 100 मीटर है। अर्थात विस्थापन एक कैसी राशि हुई? हमें यहाँ पर जो इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि विस्थापन और दूरी में से अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है। देखिए, विस्थापन को बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ा? दिशा बतानी पड़ी कि A B के पूर्व में है या पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर में है या दक्षिण में है, दाएं है या बाएं है, जिस भी दिशा में है, तो हमें यहाँ पर एक निश्चित दिशा बतानी पड़ी। और दिशा के साथ साथ एक मान, अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे? परिमाण। ठीक है, इसे हम बोलेंगे परिमाण। और परिमाण और दिशा दोनों से मिलकर क्या बना? एक निश्चित परिणाम, जिसे हम बोल सकते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से विस्थापन एक सदिश राशि हुई। और दूरी, इस दूरी में हमें केवल यह मान बताया गया, इसका हमें केवल यह एक मान बताया गया, और इस मान को हम क्या बोलेंगे? यह इसका क्या है? परिमाण है। इस परिमाण में कोई निश्चित दिशा नहीं है। इस परिमाण में क्या नहीं है? दिशा नहीं है। और जब इसमें कोई दिशा नहीं होगी तो फिर यह कैसी राशि होगी? एक अदिश राशि होगी। अर्थात ऐसी राशियां जैसे कि एक विस्थापन, जिस भी राशि में यदि हमें उसके मान को बताने के लिए एक निश्चित दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक सदिश राशि। और यदि उसमें दिशा का मान यदि आवश्यक नहीं होगा तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? एक अदिश राशि। ठीक है, ठीक ऐसे ही जैसे वेग है, त्वरण है, वेग है, त्वरण है या फिर संवेग है। इसी प्रकार से द्रव्यमान है, भार है, चाल है, काम है, कार्य है, ऊर्जा है। इन सभी को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे, इन्हें समझते हुए एक एक को समझकर। जैसे कि वेग है, वेग के बारे में हमने एक जो नॉर्मल परिभाषा पढ़ी है वह क्या पढ़ी है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि वेग, यदि वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है तो विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? हमने जस्ट अभी हमने यह पढ़ा कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। अच्छा, एक स्थान A से B, ठीक है, यदि यह दूरी 100 मीटर है, सीधी दूरी है, इसका मतलब यह क्या है? कि विस्थापन है। यदि यह सीधी ना होकर किसी अन्य पथ से तय की जाती, यदि यह दूरी सीधी ना होकर किसी अन्य पथ से तय की जाती तो फिर वह कैसी होती है? कि वह एक दूरी होती, वह विस्थापन नहीं होता। और इस विस्थापन में परिवर्तन की दर, अर्थात हम इसे, यदि हम इसे डिस्प्लेसमेंट जैसे ds बोलें तो dv बराबर ds बट्टा dt, या फिर हम इसे नॉर्मल बोल सकते हैं v बराबर s बट्टा t। ठीक है, अर्थात निश्चित समय में तय की गई दूरी, निश्चित समय में तय की गई दूरी, या फिर इसका जो कितना पथ हमने तय किया है उसका जो अंतर है, उसका जो एक निश्चित भाग है वह क्या कहलाएगा? एक वेग कहलाएगा। अब देखिए, वेग को ज्ञात करने के लिए हमें कैसी राशि की आवश्यकता पड़ रही है? विस्थापन की। और विस्थापन स्वयं एक कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि वेग भी क्या हुई? एक सदिश राशि हुई। ठीक है, वेग भी एक सदिश राशि। अच्छा, वेग सदिश राशि होने का कारण समझ में आया क्या? वेग सदिश राशि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है? विस्थापन, और विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि। अब देखिए,
हम एक इसी के जैसे एक दूसरी राशि जिसे हम बोलते हैं चाल, क्या बोलते हैं? चाल। वेग और चाल में एक बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। जैसा कि विस्थापन और दूरी में अंतर था, ठीक उसी प्रकार से वेग और चाल में भी एक मामूली सा अंतर होता है। चाल क्या होगी? चाल होगी दूरी या फिर तय की गई दूरी। जैसे कि हमने छोटी क्लासों में एक इस प्रकार के मैथमेटिक्स में सवाल आते थे, उन्हें हमने आसान बखूबी किया है। चाल अर्थात दूरी में परिवर्तन कितना हुआ और कितने समय में परिवर्तन हुआ। जैसे कि हमने एक सूत्र पढ़ा है हमेशा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यदि हम इसे परिभाषा के तौर पर लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? तय समय में या फिर निश्चित समय में, निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या होगी? चाल होगी। ठीक है, ठीक वही उदाहरण जैसे कि एक स्थान A और एक स्थान B है, ये स्थान A है और यह स्थान B है। अब इसके अनेक प्रकार के पथ हो सकते हैं, इस प्रकार से इसे चाहे तय किया गया होगा। अर्थात एक सेकंड में या फिर एक मिनट में या फिर एक घंटा में कितनी दूरी तय की गई है, वह इसकी क्या होगी? चाल होगी। और यदि विस्थापन की बात करें, ये इस प्रकार से एक सीधी दूरी, ये इसका एक विस्थापन है, ये इसका विस्थापन है और इसमें जितना समय लगा उसका उस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका वेग निकाल सकते हैं। और चाल के लिए ये इसकी एक दूरी है, ये समस्त इसकी एक दूरी है और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा उस हिसाब से हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। हालांकि हमें यहाँ पर समझना क्या है, हम यहाँ पर वेग और चाल से तो हम परिचित हैं ही, हमें यहाँ पर यह समझना है कि सदिश और अदिश किस प्रकार से हम निश्चित कर सकें। किसी भी राशि को हम सदिश कब कहेंगे और अदिश कब कहेंगे। जैसे कि इसमें वेग में ये क्या था? वेग में एक विस्थापन था और विस्थापन एक सदिश राशि होने के कारण हमने इसे क्या कहा? वेग कहा। और वेग अर्थात इसे हम सदिश राशि हमने इसे बताया, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है इसका मान निकालने के लिए, इसलिए हमने इसे क्या कहा? एक सदिश राशि। अब हम बात कर रहे हैं चाल की, और चाल में एक निश्चित शब्द है क्या? दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। दिशा का जहाँ पर कोई भी ज्ञान नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हम इसे किस प्रकार से इंगित करते हैं? अदिश राशि से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चाल जो है वह कैसी राशि है? अदिश राशि। अंतर समझ में आया? वेग और चाल, ठीक है, वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। वेग में दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक हैं, जबकि चाल में केवल और केवल दिशा आवश्यक, केवल और केवल परिमाण आवश्यक है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक अन्य राशि जिसे बोलते हैं द्रव्यमान और भार। हमने बल की चर्चा हम कर चुके हैं। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि एक निश्चित दिशा से बल लगाया जाता है, इसलिए उसमें दिशा का मान आवश्यक होता है, और दिशा का मान आवश्यक होने के कारण बल जो है वह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब हम एक अन्य राशि के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा द्रव्यमान। यह द्रव्यमान कैसी राशि होगी? यह सदिश राशि होगी या अदिश राशि होगी? जैसे कि एक कोई कार्टून है और उसके लिए यह बताया जाए कि इसमें 5 किलोग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, उसमें 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो हमें उसमें यह नहीं बताया जाता कि इसमें उत्तर दिशा की ओर से 5 किलोग्राम द्रव्यमान है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से 5 किलोग्राम द्रव्यमान है। हमें केवल यह बताया जाएगा कि यह कोई एक बॉक्स है या फिर जो भी एक सामान है, इसमें एक निश्चित द्रव्यमान है। ठीक है, एक द्रव्यमान निश्चित है, और यदि इस द्रव्यमान का मान 5 kg है तो फिर ये इसका क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरा वजन 67 किलोग्राम्स है, इसका मतलब उसका यह एक निश्चित द्रव्यमान है 67। ठीक है, और 67 एक निश्चित द्रव्यमान, उसने अपना एक द्रव्यमान बताया है। इसमें किसी प्रकार की दिशा का कोई ज्ञान आवश्यक नहीं है, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ? एक अदिश राशि हुई। हालांकि विस्थापन और जिस प्रकार से विस्थापन और दूरी के अंतर को समझा, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी एक इसी के समानांतर एक शब्द आता है, वह शब्द आता है भार। द्रव्यमान और भार
समझने में, बोलने में हमें यह लगभग एक जैसे ही लगते होंगे, परंतु वास्तव में दोनों में बहुत अंतर होता है। द्रव्यमान एक अलग चीज़ है और भार एक अलग चीज़ है। द्रव्यमान इस वस्तु का इस वस्तु में कितना द्रव्यमान है वह इसका एक निश्चित मान है, इसमें केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। जबकि द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को हम m से डिनोट कर सकते हैं, m अर्थात मास, इसमें कितना मास है, ठीक है। और भार जिसे हम क्या बोलते हैं, W बराबर क्या होता है, mg। अब देखिए ये क्या है, m अर्थात मास, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं। तो m द्रव्यमान और यह द्रव्यमान तो यहाँ पर भी है, इसका मतलब भार किस से बना है, भार हमेशा हमें किस से प्राप्त होता है, भार द्रव्यमान से प्राप्त होता है। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वह किसके बराबर होगा, भार के बराबर होगा। अब देखिए यदि कोई इंसान यह कहता है कि मेरा जो भार है या फिर मेरा जो द्रव्यमान है, यह हालांकि यह वास्तव में बोलने पर या फिर साधारण परिप्रेक्ष्य में या फिर साधारण लाइफ में यदि हम इसे देखें तो यह लगभग एक जैसे ही हम बोल सकते हैं, परंतु इसका जो अर्थ निहित होता है वह अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका यहाँ पर द्रव्यमान 70 kg है, किलोग्राम, ठीक है, 70 kg है। अब वो 70 kg द्रव्यमान कब हुआ है, उसका द्रव्यमान 70 kg है, ठीक है। उसका यदि द्रव्यमान यहाँ पर पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है, इसका मतलब उसमें क्या गुणनफल हुआ है, g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। और पृथ्वी पर आप जानते हो g का मान कितना होगा, 9.8। अब त्वरण की इकाई क्या होगा, त्वरण का मात्रक क्या होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ने वाले हैं इन सभी भौतिक राशियों में यह अंतर हम आसानी से कर सकें कि यह सदिश है या फिर अदिश है, इसके मात्रकों पर हम बाद में जाते हैं। अर्थात यदि यह एक निश्चित द्रव्यमान है, भार है, अब यह द्रव्यमान और भार कम या फिर ज़्यादा हो सकता है क्या, या फिर यह कम या ज़्यादा हो सकता है क्या, यदि हम इस g के मान को बढ़ाएं, g के मान को अप करें या फिर बढ़ाएं। देखिए यदि मान लीजिए द्रव्यमान यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति या फिर किसी सामान का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो फिर भार कितना होगा, W बराबर 5 गुणा g, ठीक है, तो 5g इसका एक भार हो गया। यदि हम चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उस व्यक्ति का द्रव्यमान जो होगा वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, ध्यान से सोचना, उसका द्रव्यमान कम होगा या ज़्यादा होगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान की, और द्रव्यमान तो क्या है, m, ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप में एक निश्चित वजन है। जबकि निर्भर क्या है, निर्भर है एक भार निर्भर करता है। भार किस पर निर्भर करेगा, g पर, g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण पर। अब यह गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर एक अलग हो जाएगा। अर्थात इससे यह स्पष्ट हुआ कि चाहे हम धरती पर रहें, चाहे चंद्रमा पर रहें, चाहे किसी भी ग्रह पर क्यों ना चले जाएं, परंतु हमारा जो द्रव्यमान है वह सदैव समान रहेगा, हमारा द्रव्यमान समान रहेगा। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके कारण इसका जो भार है यह हमेशा कम या फिर ज़्यादा होता रहेगा। यदि हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा जो पृथ्वी पर जितना वजन है उसका 1/6 भाग हमें चंद्रमा पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यह कैसी राशि हुई, यह राशि कैसी हुई, यह एक, इसमें किसी प्रकार की दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक अदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, mg गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान दोनों का गुणनफल ही तो है। हालांकि हमने एक न्यूटन की गति के नियमों में क्या पढ़ा, F बराबर ma, a भी क्या है, त्वरण, और m क्या है, द्रव्यमान। अर्थात द्रव्यमान और त्वरण ही यहाँ गुणनफल हो रहा है और द्रव्यमान और त्वरण ही यहाँ पर गुणनफल हो रहा है। और ये किसके बराबर मिला है, एक बल के बराबर मिला है। अर्थात ये जो बल है F और W, अर्थात जो भार है वह अपने आप में क्या है, एक बल है। और बल होने के कारण यह क्या हुआ, एक किस प्रकार की राशि हुई, सदिश राशि। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भार है यह कैसी राशि है, सदिश राशि, और द्रव्यमान है वह कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। ऐसा समझ में। अर्थात द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा और भार परिवर्तित होगा, परंतु किसके आधार पर, गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर। कम या ज़्यादा होगा तो फिर यह किस प्रकार से अंतर निहित हो सकता है।